नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे थिंकर और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जिनकी बात सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं होती, बल्कि वो दुनिया की पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और स्ट्रेटेजी को एक सिविलाइजेशन लेंस से भी देखते हैं। दुनिया एक नए पावर शिफ्ट के दौर से गुजर रही है। अमेरिका की डोमिनेंस हो रही है और चैलेंज हो रही है इनफैक्ट अमेरिका की डोमिनेंस। चाइना अग्रेसिव है, मिडल ईस्ट में ईरान, इजराइल टेंशन बढ़ रही है। बट इस सारे ग्लोबल चेस बोर्ड में इंडिया का क्या रियल रोल है, आज हम इसी पे बात करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट अभिजीत चावल। हाय अभिजीत। Hello, ma'am. Thank you so much for having me. थैंक्स फॉर गिविंग मी टाइम। अभिजीत, आप मेरे को एक बात बताओ। मीडिया जी तो हमें सिर्फ हेडलाइंस बताती है, पीछे क्या हो रहा होता है वो तो किसी को भी नहीं पता होता। जो टॉक्स हो रही होती है, या जो अग्रेशन है इतना और जो अटैक्स हैं इतने, मतलब क्यों हम अभी सोचते हैं कि ये बंद हो जाएगा, फिर and इतना ज्यादा कुछ हो रहा है कि बाय द टाइम आई थिंक हम बात करना फिनिश करेंगे, देयर विल बी टू मोर इश्यूज व्हिच हमने डिस्कस नहीं करेंगे। इतना फास्ट क्या हो रहा है ये? जी अभी अभी तो युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, और वॉर के दरमियान ऐसा होता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड द फॉग ऑफ वॉर, कि ओके। एक्टिविटी इतनी जोरदार हो रही है, इतनी जल्दी जल्दी इतना जल्दी सब चेंज हो रहा है कि हमें समझ में नहीं आता कि क्या क्या एक्चुअली हो रहा है ऑन द ग्राउंड। और इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक आने में समय लगता है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक आ भी नहीं सकता क्योंकि वो क्लासिफाइड और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होता है। सो इट्स वेरी हार्ड टू मेक आउट कि क्या एक्चुअली हो रहा है। लेकिन हम एनालाइज कर सकते हैं कि ये युद्ध क्यों हो रहा है, और जो इस पे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो युद्ध हो रहा है बिटवीन द यूएस एंड इजराइल ऑन वन साइड, एक तरफ यूएस और इजराइल है, और दूसरी तरफ है ईरान। और यूएस के बहुत सारे अलाइज भी है जो वेस्ट एशिया रीजन में, गल्फ रीजन में, जो है सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन, एटसेट्रा एटसेट्रा। पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व है एज ए यूएस अलाई। तो ऑन वन साइड यू हैव ऑल दीज नेशंस, ये सारे नेशंस है। दूसरी तरफ अकेला ईरान है। ईरान भी कंप्लीटली अकेला नहीं है, वो वॉर फाइटिंग अकेला ही कर रहा है, लेकिन उन ईरान को कुछ कुछ सपोर्ट चाइना और रशिया से भी मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ईरान के बहुत पावरफुल मिसाइल्स है, बहुत ही एक्यूरेट मिसाइल्स है। वो मिसाइल्स को टारगेटिंग करने के लिए आपको जीपीएस लगता है। अब यूएस तो अपना जीपीएस सिस्टम देगा नहीं ईरान को, तो चाइना प्रोवाइड कर रहा है जीपीएस ईरान को। और चाइना सैटेलाइट इमेजरी भी दिखा रहा है, शेयर कर रहा है विद ईरान, बहुत ही हाई रेजोल्यूशन और हाई क्वालिटी सैटेलाइट इमेजरी। तो ये सिचुएशन है ऑन द ग्राउंड राइट नाउ। तो ये दो साइड से, ऑन द वन हैंड ईरान है जिसके अलाइज है चाइना और रशिया, दूसरी तरफ है यूएस और इजराइल जिनके अलाइज है ये सारे गल्फ नेशंस। अभी ये युद्ध क्यों हो रहा है ये हमें समझना है। अ, हमें याद होगा कि इस वर्ष के बिल्कुल बिगिनिंग में, जनवरी के बिगिनिंग में, आई थिंक 6 जनवरी के आसपास, यूएस ने वेनेजुएला पर आक्रमण किया, और उनके जो राष्ट्रपति थे श्री मदुरो, उनको किडनैप किया और लेके चले गए। और फिर जो वेनेजुएला में जो गवर्नमेंट बची रही, वो कंप्लीटली कोऑपरेट कर रहे हैं विद द यूएस। तो एसेंशियली वेनेजुएला का जितना भी ऑयल है वो अब यूएस कंट्रोल कर रहा है। यूएस डिसाइड कर रहा है कि किसे वो बेचेंगे, किसे वो बेच नहीं सकते, एंड सो ऑन। सो वेनेजुएला एसेंशियली इज नाउ अंडर यूएस कंप्लीट अमेरिकन कंट्रोल। वेनेजुएला ने बहुत सारा अपना अपना गोल्ड, सोना भी यूएस को अपेरेंटली दिया है, एक एक 1,000 टन शायद, ऐसा कुछ तो सुनने में आया है। सो वेनेजुएला पूरा कंट्रोल में आ गया यूएस का। अभी वेनेजुएला का क्या, व्हाट इज स्पेशल अबाउट वेनेजुएला? वेनेजुएला में पूरे विश्व भर के लगभग 20% प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है। ओके, तो बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है। ऑब्वियसली उनका जो इतना कैपेसिटी नहीं है इतना सारा ऑयल प्रोड्यूस करने का, क्योंकि बिकॉज ऑफ सैंक्शंस एंड सो ऑन, लेकिन रिजर्व्स बहुत सारे हैं वहां पे। अभी वेनेजुएला का जो ऑयल एक्सपोर्ट होता है उसका लगभग 60-65% चाइना को जा रहा था, और चाइना जो इंपोर्ट करता है उसका लगभग 3% वेनेजुएला से आ रहा था। अभी यूएस इसको कंट्रोल कर रहा है, यूएस ने शायद बंद भी कर दिया होगा इसको। सो ये एक चाइना के लिए एक छोटा छोटा सा सेटबैक हो गया कि उनका एक ऑयल सोर्स चला गया। चाइना ने अपना ऑयल इंपोर्ट्स बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई किया है। बहुत अलग अलग नेशन से वो ऑयल इंपोर्ट करता है, ताकि किसी एक पर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो बाकी सोर्सेज से आता रहेगा ऑयल, एंड दे कैन ऑलवेज एडजस्ट। अभी कौन से और सोर्सेज है चाइनीज ऑयल के? वेस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, इराक है, ईरान है, ऑब्वियसली यूएई भी है, राइट? ये सब मेजर नेशन से। अफ्रीका में नाइजीरिया है, साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया एक्सेट्रा है, बहुत सारे अलग अलग नेशन है, यहाँ से इनका ऑयल इंपोर्ट होता है। लेकिन आप अगर देखेंगे इन राष्ट्रों को, तो सारे के सारे नेशन एसेंशियली अमेरिकन एलाइज है। अगर यूएस उनको कहेगा कि आप चाइना को ऑयल बेचना बंद कर दो, तो उनको ये करना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया को भी करना पड़ेगा, यूएई को भी करना पड़ेगा, और बाकी सबको करना पड़ेगा। इसमें एक है ईरान, जो यूएस की नहीं सुनता है, राइट? ईरान जेन्युइनली सॉवरेन नेशन है। तो और ईरान का जो ऑयल उत्पादन है काफी
काफी ज्यादा है, और चाइना का लगभग 15 से 20% ऑयल ईरान से आता है। ओके, तो यूएस चाहता है कि ईरान के ऑयल रिसोर्सेज पर वो कब्जा कर ले। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनका ऑब्जेक्टिव ये है। वो कहेंगे नहीं ऐसा, कहेंगे कि हम ईरान को वी सी देम एज अ टेररिस्ट नेशन, ये टेररिस्ट लोग हैं और हम इनका टेररिस्ट एक्टिविटीज बंद करना चाहते हैं, इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करना चाहते हैं, इनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद करना चाहते हैं, ये सब, और हम डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये सब कहेंगे वो, लेकिन एक्चुअल ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण है कि उनका ऑयल रिसोर्सेज वो कंट्रोल करना चाहेंगे, राइट? ताकि अगर चाइना लेट्स से नेक्स्ट वीक ताइवान पर आक्रमण करता है, तो यूएस सारा का सारा जो ऑयल चाइना को जाता है वो उसको बंद कर सके, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है यूएस का। वेनेजुएला वाज पार्ट ऑफ दैट, चाइना भी, आई मीन ईरान भी पार्ट ऑफ दिस है। अभी एक दूसरा पहलू है, वो है इजराइल। इजराइल भी एक बहुत ही, आई मीन वन ऑफ द टू मेजर नेशंस है जो ईरान से फाइट कर रहा है इस समय। तो इजराइल के क्या ऑब्जेक्टिव्स है? देखिए, इजराइल का एक पर्सपेक्टिव ये है, और ये वैलिड पर्सपेक्टिव है, कि ईरान जब से 1979 में रेवोल्यूशन हुआ, इस्लामिक रेवोल्यूशन, तब से ईरान कह रहा है, जो तब से जो सरकार आई है ईरान में, जो मुल्लाज की सरकार है, अयतोल्लाज की सरकार है, वो कहती है कि इजराइल हैज नो राइट टू एग्जिस्ट, इजराइल को नष्ट करना चाहिए। अभी अगर ईरान ऐसा कहेगा तो इजराइल तो ऑब्वियसली कहेगा कि नहीं भाई, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस, वी हैव द राइट टू एग्जिस्ट। और अगर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम करता है तो इजराइल को ऑब्वियसली बहुत ही इससे डर लगेगा, राइट? इट्स वेरी डेंजरस फॉर इजराइल। इसलिए इजराइल ये चाहता है कि ईरान में जो सरकार है, ये जो रेजिम है मुल्लाज का, उसे हम खत्म कर दें। और इजराइल के और भी जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है इस रीजन में। सारे के सारे जो नेशंस है यहाँ पर वेस्ट एशिया में, ये सारे वेस्टर्न क्लाइंट स्टेट्स हैं, और इजराइल और वेस्ट, मीन इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स बहुत अच्छे अलाइज है। यूएस इजराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट देता है। तो सारे के सारे ये जो नेशंस है, ये सब वेस्टर्न क्लाइंट स्टेट्स है, वसाल स्टेट्स है। सिर्फ ईरान एक बहुत बड़ा इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन है जो इनके साथ नहीं है। तो इजराइल भी चाहेगा कि ये जो उनके लिए बड़ा थ्रेट है, उसको हम न्यूट्रलाइज कर दें। इसके लिए इजराइल ने भी इसके ऊपर इस आक्रमण में पार्टिसिपेशन किया। एक्चुअली उन्होंने इनिशिएट किया, इसलिए यूएस को जाना पड़ा इसके अंदर। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है, और रशिया और चाइना के लिए ईरान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये चार ही एसेंशियली राष्ट्र हैं जो यूएस के विरुद्ध खड़े हैं, जो एक अलग वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं, या फिर एक पैरेलल वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं, और ये यूएस के हेजेमनी के अंडर नहीं आना चाहते हैं। तो ये सिचुएशन है। इसमें भारत का क्या रोल है? भारत चाहेगा कि ये सब युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। ये हमारा युद्ध नहीं है। भारत मेनली न्यूट्रल स्टांस इसमें रखा है मोस्टली। इनिशियली भारत ने थोड़ा सा प्रो यूएस, प्रो इजराइल स्टांस रखा था। अभी थोड़ा सा न्यूट्रलिटी के और वापस हम शिफ्ट हो रहे हैं। तो एसेंशियली हमारा स्टैंड ये है। और भारत के लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट है कि ईरान डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक अमेरिकन एसेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण अमेरिकन एसेट है पाकिस्तान यूएस का, जो यूएस उपयोग करता है उसका एज ए काउंटर बैलेंस टू इंडिया। अभी अगर ईरान भी यूएस के हेजेमनी में आ गया, वहां पे अमेरिका ने रेजिम चेंज कर दिया, तो फिर पाकिस्तान और ईरान एक ही हो जाएंगे। एसेंशियली बोथ विल बी अमेरिकन एसेट्स, और ये भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा होगा। तो एसेंशियली सिचुएशन ये है, ओवरऑल एनालिसिस ये, देन वी कैन डिस्कस इन डिटेल। अब आप मुझे बताइए, जो रेजिम चेंज की बात करें, यू थिंक उनके एक एम्बेसडर ने बोला था कि वो अपना मेयर न्यूयॉर्क का नहीं चूज कर सकते। आप वो कह रहे हैं कि वो हमारा कौन सक्सेसर होगा वो करेंगे। यू थिंक ईरान में जो सक्सेसर होगा वो अमेरिका की सुनेगा, कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, क्या होगा? जो अभी आई थिंक खमेनी सन हैज टेकन ओवर एज अ सक्सेसर, you think he's compromised? That's what I was reading, that he is compromised, but is it true? देखिए, I don't have any special information, any classified secret information. I only see public information. इसके Yeah, same. वो जो, हाँ, जो मैंने इंफॉर्मेशन देखा है उसके उसके ऊपर से मुझे कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला कि मुज्तबा खोमेनी compromised in any way whatsoever. No, मेरे but they हिसाब were, से he will. sorry, Abhijit, no, they were saying that he's got lot of, he's invested a lot in West and करके, तो उसको नुकसान हो सकता है। You know, even US, West में उसने अपना बहुत पैसा लगाया, तो उसको नुकसान हो सकता है if he doesn't, adhere to what US wants him to do. अच्छा, मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। आई एम नॉट अवेयर कि उसने इन्वेस्ट किया होगा वेस्ट में कि नहीं। एज फार एज आई नो दैट he participated in the Iran Iraq war, 1980s की बात है, जब सद्दाम हुसैन ने ईरान पर आक्रमण किया था।
and he has been part of the Iranian government बहुत ही अंदर से. In Iranian government machinery में he has been a very, you know, Is he as rigid? been part Is of he it. as rigid as Khomeini? We don't know much about Mujtaba Khomeini. I think he will be more hardline than his father. He will be a much more hardline person than his father. उनके जो पिताजी थे श्री खमेनी जी, अली खमेनी जी, वो काफी मॉडरेट थे. एक्चुअली वो काफी मॉडरेट थे. उन्होंने बहुत प्रयत्न किया था कि यूएस के साथ कॉम्प्रोमाइज करे, एक अग्रीमेंट करे, और अग्रीमेंट हुआ भी था. JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें ईरान ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ओपन कर दिया था फॉर वेस्टर्न इंस्पेक्शन. IAEA के इंस्पेक्शन भी हुए थे, एंड दे फाउंड दैट ईरान वाज कंप्लाइंग विद द अग्रीमेंट. और फिर 2017 में आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प ने यूनिलैटरली इस अग्रीमेंट से वॉकआउट किया. It was a betrayal of Iran. So Ali Khamenei ने बहुत प्रयत्न किया था कि we should compromise with the US and we should find some way to coexist. और अली खमेनी जो जिनकी हत्या हो गई है, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट फतवा भी दिया था कि ईरान शुड नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स. अब ये जो मॉडरेट जो लीडर्स थे अली खमेनी और जो उनके आसपास के जो लीडर्स थे, उनकी अमेरिका ने हत्या कर दी सबकी. तो अब जो लीडरशिप आएगी ईरान में, दे आर गोइंग टू बी वेरी हार्ड लाइन. दे गोइंग टू बी वेरी हार्ड लाइन कि उनके जो सुप्रीम लीडर है उनका असैसिनेशन कर दिया. और ये भी वो क्या, रमजान के महीने में, इट इज काइंड ऑफ रेमिनिसेंट ऑफ क्या, इमाम हुसैन फ्रॉम करबला एंड ऑल दैट. तो उनका जो रिलीजन है शिया इस्लाम, उसमें क्या बोलते हैं, शहादत, मार्टरडम बहुत ही सेंट्रल चीज है. और जब आपके सुप्रीम लीडर की शहादत होती है बाय एन एडवर्सरी, जब ऐसा होता है तो ईरान कैन पोजीशन इटसेल्फ एज द मजलूम नेशन, द ऑप्रेस्ड नेशन. और यूएस को वो पोर्ट्रे करेंगे एज द जालिम, द ऑप्रेसर, एंड दैट इज ऑब्वियसली करेक्ट बेस्ड ऑन व्हाट्स हैपेंड. They're very good at playing victim cards, na? They're very good at playing the victim card. They have been victimized. It's not they are playing the victim card. उन्होंने ये युद्ध शुरू नहीं किया है. Have they started the war? But didn't they want to finish Israel? But didn't they want to? पहली बात, I am a neutral observer here. मेरा इसमें, I don't have a horse in this race. Okay, my horse is India. मैं इंडिया को ही सपोर्ट करता हूँ. बट एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि सबसे पहला आक्रमण हुआ था, जिसने किया था इस युद्ध में, वो यूएस और इजराइल ने किया था, और ईरान ने उसके बाद इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है. अभी देखिए, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से यू कांट असैसिनेट अ हेड ऑफ स्टेट. ये कैसे कर सकते हैं? तो जो यूएस और इजराइल ने किया है, दैट एक्चुअली कंट्रावीन्स इंटरनेशनल लॉ. देखिए, मेरा कोई, आई डोंट हैव एनी लव फॉर ईरान और देयर रेजिम ऑफ अयतोल्लाहs और व्हाटएवर. मैं एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से आपको कह रहा हूं. जी मैडम, बोलिए. मैं ये कह रही हूँ, doesn't Iran want Israel to be finished? Yes. Yeah. So Israel have any choice? Because what Hezbollah, Houthis and all were doing to, all these, ये सब हो रहा था यहाँ पे इजराइल में, इतने अटैक होते, हमास क्या कर रहा था, उसमें ईरान का हाथ था ना. ईरान का डेफिनेटली हाथ होगा. देखिए, आई विल टेल यू समथिंग. पाकिस्तान आल्सो वांट्स इंडिया टू बी डिस्ट्रॉयड, और पाकिस्तान का भी बहुत हाथ रहा है इन चीजों में. तो क्या इंडिया शुड गो एंड टेक आउट एवरीबॉडी, शहबाज शरीफ को उड़ा दे? इट डजंट वर्क लाइक दैट. देखिए, बहुत सारे नेशंस होते हैं एनिमी नेशंस, और वो चाहते हैं एक दूसरे को नष्ट कर दे. बट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, आप यू कैन नॉट डू सर्टेन थिंग्स, राइट? ईरान मे भी कुछ कर रहा होगा कि मे बी उसका, डेफिनेटली वो हम जानते हैं कि वो पैलेस्टीनियन कोज को सपोर्ट करते हैं, और हम जानते हैं कि वो हमास को, हिजबुल्लाह को, हुतीज को सपोर्ट करते हैं. Definitely, that is what some people could portray as terrorism. Obviously, जो October 7 को हुआ 2023 में, that is one of the worst incidents of terrorism in human history. Unacceptable. तो देखिए, I am not condoning any of that. That was horrible. It has, those Hamas people have to be destroyed. और उसके बाद जो गाजा में हुआ, can you blame Israel for that? Of course, you can't blame Israel for that. तो देखिए, the world is complicated. आपका शत्रु, आपका कोई enemy है, तो you will support those who are their enemies. The US also uses all these tactics. देखिए, भारत और पाकिस्तान का हिस्ट्री देख लीजिए. 1980s से भारत के ऊपर पाकिस्तान टेररिज्म एज अ स्टेट पॉलिसी यूज कर रहा है. उसको फंडिंग किसने दी, उसका फाइनेंसिंग किसने किया? यूनाइटेड स्टेट्स ने. The US used a proxy, which is Pakistan, as a tool to bleed India for decades. This is a fact. Nobody can deny this. The world is complicated. The world is nasty. World is not a nice place. तो ईरान भी यही गेम खेलता है जो यूएस खेलता है, हर कोई खेलता है. अभी आई एम श्योर दूसरे नेशंस भी करते होंगे. तो माय पॉइंट इज, लेट अस बी न्यूट्रल. आई एम नॉट टेकिंग साइड्स इन दिस. ऑफ कोर्स इजराइल हैज बीन विक्टिमाइज्ड हॉरिबली. अक्टूबर 7 को जो हुआ, इट इज अनएक्सेप्टेबल. और उसके बाद जो इजराइल ने किया, आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट. जो गाजा में हुआ, दे हैड इट कमिंग.
दे हैड इट कमिंग। तो लेकिन इस युद्ध में द युद्ध स्टार्टेड इन एंड ऑफ फेब्रुवरी, उसमें पहला स्ट्राइक किया यूएस और इजराइल ने, दैट इज व्हाट सेट ऑफ द वॉर। अभिजीत, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट में पहली बार मतलब इस न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के करीब पहुंच सकता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पॉलिटिक्स का बैलेंस कंप्लीटली चेंज हो जाएगा? न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस कौन कर सकता है? लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स एनालाइज दैट कि कौन से नेशन है जिनके पास कैपेबिलिटी है टू क्रॉस द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। ऐसा कहा जाता है इन द मिडिल ईस्ट, ऑफ कोर्स इन द मिडिल ईस्ट। तो ऐसा कहते हैं कि मे बी ईरान में हैव सम न्यूक्लियर वेपन्स पॉसिबली, और लेकिन इसके पास हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, बिकॉज ईरान ने कभी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है। उनके पास फिसाइल मटेरियल तो होगा ही फॉर अ फ्यू वॉर हेड्स मोस्ट लाइकली, क्योंकि काफी काफी सालों से वो यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं। लेकिन वी डोंट हैव एनी आइडिया कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है कि नहीं। अभी इजराइल के पास न्यूक्स है, मे बी 100 120 150 न्यूक्स हो गए उनके पास वॉर हेड्स, और यूएस ऑब्वियसली हम जानते हैं कि उनके पास न्यूक्लियर वॉर हेड्स है। तो मोस्ट लाइकली अगर किसी ने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस किया मिडिल ईस्ट में, तो वो या तो यूनाइटेड स्टेट्स होगा या फिर इजराइल होगा, राइट? अभी हमें सोचना है कि इन सर्कमस्टांसेस में वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस करना चाहेंगे, राइट? क्योंकि ईरान तो मोस्ट लाइकली न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, तो somebody has to start this। तो शायद यूएस और या फिर इजराइल कैन डू इट। तो क्यों करेंगे, किस सर्कमस्टांसेस में करेंगे, ये हमें सोचना है। देखिए, अगर ये युद्ध चलता रहता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है और ईरान कंटिन्यूअसली इजराइल पर आक्रमण करता रहता है, तेल अवीव को गाजा बना देता है, एंड द पेन इज अनबेरेबल, इट क्रॉसेस सर्टेन लिमिट्स, इन दोज सर्कमस्टांसेस ऐसा पॉसिबल है कि इजराइल शायद कंसिडर करेगा न्यूक्लियर ऑप्शन। उनके पास डेफिनेटली मीन्स ऑफ डिलीवरी है, दे कैन डिलीवर द न्यूक्लियर वेपन्स टू द टारगेट्स इन ईरान। तो इजराइल में डू दैट। आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगा, मुझे इसकी संभावना थोड़ी कम लगती है, because there is no real need for that। US का overall military superiority काफी है, even though they are taking a lot of damage, no doubt about that। तो essentially क्या हुआ है कि ये युद्ध में ईरान ने सबको सरप्राइज किया है। पिछले साल 2025 में जो 12 दिन का युद्ध हुआ था, उसमें ऐसा लगा था कि ईरान बहुत वीक है, शायद उन्होंने अपनी क्षमताएं दिखाई नहीं उस समय। और अभी जो युद्ध हो रहा है उसमें ईरान इज जस्ट हिटिंग हार्ड एट एवरीबॉडी। उन्होंने जितने भी गल्फ नेशन से जहां पे यूएस बेसेस है उनके ऊपर आक्रमण किया है, अमेरिकन बेसेस पे आक्रमण किया है, अमेरिकन रेडार्स को नष्ट किया है, इजराइल के ऊपर काफी हैवी एवरीडे बॉम्बार्डमेंट हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है, व्हिच इज व्हाई द ऑयल प्राइसेस आर गोइंग अप, इट्स कॉजिंग अ ग्रेट ग्लोबल क्राइसिस। और ट्रंप के लिए ये बहुत पेनफुल है। ट्रंप शायद सोच रहे थे, राष्ट्रपति ट्रंप यूएस के, वो शायद सोच रहे थे कि 2 दिन में खत्म हो जाएगा युद्ध, राइट? ऐसा सोच रहे थे वो। और ये तो लंबा जा रहा है, ये तो महीने चलेगा, साल चलेगा, ऐसा लग रहा है, अनलेस ईरान इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड, व्हिच इज वेरी अनलाइकली। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा तो ऑयल प्राइसेस यूएस में डोमेस्टिक गैस प्राइसेस बढ़ रही है, $1 एक्स्ट्रा बढ़ गया है, राइट? एंड दैट इज गोइंग टू इरोड ट्रम्प्स पॉलिटिकल बेस एंड ट्रम्प विल लुक लाइक ही हैज लॉस्ट। तो अगर ट्रंप डेस्परेट हो जाते हैं, देन ही मे कंसीडर न्यूक्लियर वेपन्स परहैप्स। और इजराइल हम समझते हैं कि क्यों दे मे यूज इट। लेकिन हमें ये भी सोचना है कि अगर इजराइल ने या फिर यूएस ने लेट्स से 5-6 न्यूक्स का प्रयोग किया, तो उससे क्या ईरान हार जाएगा? ईरान नहीं हारेगा। उन्होंने अपना पूरा जो लीडरशिप उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया है, मोजाइक वॉरफेयर। ईरान में 31 स्टेट्स है और उन्होंने हर स्टेट में एक इंडिपेंडेंट आर्मी बनाई है, and they will keep fighting no matter what happens, and they are very well motivated। तो ये पूरा decentralized warfare चल रहा है अभी, and Iran even if it is nuked, I suspect they may keep fighting। yeah। And जैसे दिखाते हैं वहाँ पे जो media showing that there is unrest, there are protests because of Khamenei being very rigid and religious बहुत ज़्यादा है, तो women are not free there to they have to wear the hijab or cover their head and all। yeah। तो आपको लगता है कि ये एक बहुत मिनिस्क्यूल, मतलब बहुत कम लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं, और बाकी लोग आर एज अग्रेसिव एंड एज रिजिड एज खमेनी वाज? देखिए, दिस इज डेफिनेटली ट्रू कि ईरान में बहुत से लोग हैं, बहुत मतलब वी डोंट नो एग्जैक्टली कितने होंगे, लेकिन कई लोग हैं ईरान में जो इस रेजिम के विरुद्ध में है, जो चाहते हैं कि महिलाओं को पूरे राइट्स मिले जो दूसरे राष्ट्रों में मिलते हैं। जब ईरान के लोग आते हैं भारत में एज टूरिस्ट्स, द फर्स्ट थिंग द लेडीज डू इज दे रिमूव द स्कार्व्स, हिजाब्स एंड ऑल दैट, एंड दे फील फ्री व्हेन दे कम टू भारत एज टूरिस्ट। तो ईरान की महिलाएं डेफिनेटली चाहती है
कि उनको सारे फ्रीडम्स और राइट्स मिले जो बाकी महिलाओं को मिलती है। और वो बहुत सारे लोग शायद ईरान में इस्लाम में नहीं मानते होंगे, उनका ऑब्वियसली ओरिजिनल कल्चर तो ज़ोरास्ट्रियनिज़्म है, जो हमारा ही कज़िन रिलीजन है। तो डेफिनिटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन, देयर वाज़ एट लीस्ट बिफोर द वॉर स्टार्टेड अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन टू द अयतुल्ला रेजिम। अभी क्या हुआ? देन हमें ये भी कंसीडर करना है कि ये जो ऑपोजिशन था अगेंस्ट द रेजिम, वो कहाँ पर था? मोस्टली बड़े शहरों में था, जहाँ पर लोग एजुकेटेड होते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन होता है एंड सो ऑन। वहाँ के जो लोग थे, दे अंडरस्टूड कि बाहर के देशों में कैसा लाइफ होता है, और हमें दे वर एस्पायरिंग कि हमें भी वो मिले। तो बड़े सिटीज में डेफिनेटली बहुत प्रोटेस्ट्स हुए, ये सब हुआ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ईरान इज रूरल, इट इज स्मॉल टाउन्स, विलेजेस, ये सब। और वहां पे इट इज पॉसिबल, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, इट इज पॉसिबल कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर द रेजिम। अभी क्या हुआ है कि जब युद्ध शुरू हुआ, तो श्री ट्रंप ने कहा था, एक एक अनाउंसमेंट किया था कि द पीपल ऑफ ईरान प्लीज टेक ओवर द गवर्नमेंट एज सून एज वी डिस्ट्रॉय दिस गवर्नमेंट। एंड उन्होंने सोचा कि खमेनी की हत्या करने से गवर्नमेंट डिकैपिटेट हो जाएगी एंड द पीपल ऑफ ईरान कैन टेक ओवर। तो ये तो नहीं हुआ। द गवर्नमेंट प्रूव टू बी रेजिलिएंट इवन आफ्टर खमेनी वाज टेकन आउट एंड द टॉप लीडरशिप वाज टेकन आउट। उसके बाद यूएस ने कहा कि अच्छा, ये तो नहीं चल रहा, इट्स नॉट गोइंग द वे वी एक्सपेक्ट। फिर उन्होंने बॉम्बार्डमेंट शुरू किया ऑफ तेहरान एंड अदर सिटीज। अब जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं वो उन्हीं शहरों में रहते हैं, और आप उनको बॉम्बार्ड कर रहे हो लगातार लगातार, तो दे विल देन स्टार्ट रैलीइंग अराउंड द फ्लैग, दे विल हैव नो ऑप्शन। तो एसेंशियली आज सिचुएशन ईरान में मोस्ट लाइकली ये है कि जो लोग विरुद्ध थे, जो लोग ऑपोजिशन में थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो भी दे हैव नो चॉइस बट टू नाउ रैली अराउंड द फ्लैग एंड वर्क टुगेदर, because the Americans who are supposed to bring freedom, human rights, they are bombarding the hell out of you and flattening your cities. ये सिचुएशन है आज। अच्छा, लेकिन जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो ये सब चीजें होती हैं, आइडियोलॉजी और रिलीजन की वजह से होती है। पर कई लोग ये भी ये वजह से नहीं, और पर कई जगह मैंने ऐसे देखा है, जो मुझे लग रहा है, जो जितना मैं पढ़ रही हूँ, तो आई एम नॉट वेरी वेरी गुड एट इट टू अंडरस्टैंड एंड टू कम टू कंक्लूजन कि ये इज इट, ये स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के लिए, ट्रेड रूट के कंट्रोल के लिए होती है, या एनर्जी कॉरिडोर्स और इन्फ्लुएंस जोन के लिए होती है? किस ये ऐसे होती है कि बिगर कोई प्लान होता है कि ये हर चीज ये आइडियोलॉजी पे ब्लेम कर देते हैं कि इस्लाम के लिए कर रहे हैं, इस्लाम के लिए कर रहे हैं, या सिर्फ इस्लाम के देखिए लिए यहाँ पर वॉर्स होती है मिडिल ईस्ट देखिए ऑब्वियसली इस्लाम इज द ओनली रिलीजन इन वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में। और मिडिल ईस्ट में वेस्ट का इतना इंटरेस्ट क्यों है? वो इसीलिए है कि वहां पर मोस्ट ऑफ द ऑयल प्रोडक्शन हैपेंस देयर। सारा का सारा तेल, दुनिया का बहुत सारा तेल वहां पर सिचुएटेड है, और वहां पर सारे ऑयल वेल्स है एंड सो ऑन। तो अगर हम हिस्ट्री देखेंगे, इतिहास देखेंगे, तो लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में अमेरिका ने ये सब आर्टिफिशियल नेशंस स्थापित किए वेस्ट एशिया में। ईरान, सॉरी ईरान नहीं, ईरान तो पूरा पुराना है, इराक, सऊदी अरेबिया। सऊदी क्यों कहते हैं उसको? अरेबिया तो अरेबिया है, उसको सऊदी अरेबिया क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने इंस्टॉल किया द हाउस ऑफ सऊद टू रूल ओवर दिस प्लेस एज देयर क्लाइंट्स, और उन्होंने वहां पर आर्म्ड फोर्सेस बिठाई टू प्रोटेक्ट द हाउस ऑफ सऊद, ताकि द हाउस ऑफ सऊद कैन कीप सेंडिंग देम ऑयल। तो इस प्रकार से इन्होंने आर्टिफिशियल नेशंस खड़े किए वहां पर, क्लाइंट स्टेट्स। और ये क्लाइंट स्टेट्स ने डेफिनेटली, अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, दे यूज्ड रिलीजन फॉर दैट। तो इसीलिए यू हैव डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ इस्लाम इन वहाबिज्म, ये वो जो भी है, एंड दैट्स हाउ दे यूज दिस द रिलीजन टू कंट्रोल द पीपल, to keep the people aligned with the state. और इवेंचुअली हाउस ऑफ साउद लॉन्ग स्टैंडिंग डायनास्टी बन गया एंड सो ऑन। बट ओवरऑल ये सब जो नेशंस है यहाँ पर, अगर आप मैप पे उनके मैप में देखेंगे नेशंस को, तो उनके बॉर्डर्स में बहुत सारे स्ट्रेट लाइंस दिखेंगे आपको। स्ट्रेट लाइंस मींस आर्टिफिशियली क्रिएटेड नेशंस बाय ड्राइंग लाइंस ऑन अ मैप। एसेंशियली ये है। ईरान का ऐसा नहीं है, राइट? तो ईरान ऑब्वियसली एक शिया नेशन है, उनका पूरा अपना इतिहास है। जब हुमायूं भारत में शेरशाह से हार कर भागे थे ईरान, तो वहां पर जो शाह था वो ईरान का उस समय का, ही forced Humayun to convert to Shia Islam if he wanted the support of Iran. ये भी लंबी लॉन्ग स्टोरी है। सो बिकॉज ऑफ हिस्टोरिक, ओरिजिनली ईरान यूज्ड टू बी सुन्नी, फिर वो शिया बन गए, उसका भी लंबी कहानी है। तो या रिलीजन इज अ मेजर फैक्टर, एंड रिलीजन यूज्ड टू मेनली कंट्रोल द पीपल। अच्छा, आपको क्या लगता है इन सब चीजों में क्या रिपरकशंस होंगे? ऑल ओवर द वर्ल्ड में न्यू अलायंसेस बनेंगी, और क्या, जो मैं आज कहीं पढ़ रही थी कि ट्रम्प बेसिकली वांट्स कि ईरान भी डिवाइड हो जाए खूब सारे छोटे-छोटे जोन्स में, और ये क्या न्यू अलायंसेस भी बनेंगी? इसके बाद क्या होगा? लाइक, आप इसको कैसे देखते हो कि जैसे आपने बोला कि सिर्फ चाइना, रशिया ही मतलब उनके अगेंस्ट खड़े हैं, नॉर्थ कोरिया, मतलब यही है जो
अमेरिका से, दे नॉट स्केर्ड ऑफ अमेरिका, दे नॉट डूइंग व्हाट अमेरिका आस्क्स देम टू डू। तो और अब आपको लगता है यूरोप के उससे मिलकर कहीं और नई अलायंसेस बनेंगी? आई थिंक इट इज वेरी अनलाइकली कि नई अलायंसेस अगेंस्ट यूएस बनेगी। एक 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 चीज तो डेफिनेटली श्योर है कि जो यहाँ पे जो गल्फ नेशन है, जैसे कि यूएई है, दूसरे नेशन सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा, उनमें ये सेंटिमेंट बढ़ रहा है कि यूएस ने जो प्रॉमिस दिया था कि वी विल प्रोटेक्ट यू, वी विल ऑफर यू हाँ, और मिलिट्री अम्ब्रेला, या वो दे या हैव नॉट केप्ट द प्रॉमिस। या उनका या उनका सेंटिमेंट ये है कि यूएस इज ओनली कंसर्न विथ प्रोटेक्टिंग इजराइल इन नॉट अस। तो उन्होंने जो मिलिट्री बेसिस हमारी टेरिटरी में बनाए हैं, दीज आर द इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट ऑफ प्रोटेक्शन बट ऑफ ऑक्यूपेशन, राइट? तो ये उनमें सेंटिमेंट बढ़ रहा है क्लियरली, बढ़ रहा राइट? लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव्स है, क्योंकि देखिए अगर सऊदी अरेबिया, कुवैत, इन सब ने कहा कि आप चले जाओ अमेरिका को, ओके, तो पहली बात है कि दे कांट फोर्स अमेरिका टू लीव। उनका डेफिनेटली बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया है अमेरिका का। लेकिन अगर उन्होंने कहा, निकाल भी दिया अमेरिका को, तो वो अपने आप को डिफेंड कैसे करेंगे? वो अभी भी ईरान से डरते हैं, ईरान इज स्टिल देयर, और उनके है। पास क्या वो मींस ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है क्या? उनके पास वो फैक्ट्रीज है, वो इंडस्ट्रीज है क्या? वो विल प्रोड्यूस द आर्म्ड सिस्टम्स, द वेपन सिस्टम दे नीड फॉर डिफेंस? मोस्ट लाइकली नहीं है। तो कैन दे मूव टू चाइना एंड आस्क चाइना एंड रशिया टू गिव इट? दैट इज अनथिंकेबल। अमेरिका उनको करने नहीं देगा। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे जो अलायंसेस है वो टिकी रहेगी। ऑब्वियसली बहुत सारा रिसेंटमेंट बढ़ गया है इन द गल्फ नेशंस के, आपने हमको इस युद्ध में ड्रैग किया है, वी डिड नॉट वांट द वॉर। यूएई में तो हम जानते हैं क्या मॉडल है ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ऑफ डेवलपमेंट। दुबई इज पोजीशन इज द स्विट्जरलैंड ऑफ द मिडिल ईस्ट, कि भाई जितने भी अमीर लोग हैं प्लीज आओ, प्लीज लिव हियर, इन्वेस्ट, वी विल नॉट टेक टैक्स फ्रॉम यू। ये पूरा मॉडल था उनका। इट इज नाउ कॉम्प्रोमाइज्ड। तो ये सब नेशंस नहीं चाहते कि ये युद्ध लंबा चले, दे डू नॉट वांट टू बी इन द वॉर एट ऑल। तो डेफिनेटली ये है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट सी न्यू अलायंसेस कमिंग आउट ऑफ दिस। जो अलायंसेस है वो हार्डन होगी एक्चुअली। इट्स पॉसिबल कि यूएस यूरोपियन नेशंस को ड्रैग करेगा इस वॉर में अगर लंबा चला तो, इफ दे डोंट टेक अ ऑफ रैंप। और लंबा उनका ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि दे मे वांट टू बाल्कनाइज ईरान, ताकि ईरान में देखिए 50% लोग पर्शियन हैं और बाकी 50% लोग दूसरे एथनिसिटीज के हैं। बलोची है, लाज है, अजेरी है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, कुर्द है। तो अमेरिकन यूएस में यूज दोज एथनिक डिविजन्स टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। इसको फ्रुक्टिफाई होने में साल लगेंगे, कई साल लगेंगे। इट वॉन्ट हैपन इन अ फ्यू वीक्स। The US is right now stuck in a war it can't win, essentially. And yeah, Abhi, I was reading yesterday, that now Iran has started the civilian area of Israel. Is it true? They're attacking on the civilians now. देखिए, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट है इन इजराइल एज फार एज आई अंडरस्टैंड। युद्ध के पहले 2-3 दिन में काफी सारा वीडियो इंफॉर्मेशन आ रहा था ऑन ट्विटर एंड सोशल मीडिया कि व्हाट्स हैपनिंग इन इजराइल। नाउ इट लुक्स लाइक देयर इज अ मैसिव इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट, क्योंकि बहुत सारा मे बी डैमेज हुआ है। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर फाइटिंग अ वॉर यू डोंट वांट द इंफॉर्मेशन टू कम आउट। ये सब आपको सीक्रेट रखना है, अदरवाइज आपका जो दुश्मन है उसका मोरल बढ़ जाएगा या फिर आपके लोगों का मोरल कम हो जाएगा, व्हाटएवर। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हो रहा है इजराइल में। इज ईरान टारगेटिंग सिविलियन एरियाज? इट इज पॉसिबल कि वो कर रहे होंगे, क्योंकि ईरान के भी सिविलियन एरियाज टारगेट हो रहे हैं। आई मीन तेहरान इज बीइंग बॉम्ब्ड, तेहरान में जो ऑयल डिपो है उसको जला दिया, तो पूरा स्काई काला हो गया है। That was too. इट्स अपोकलिप्टिक सीन्स है। ईरान में एक स्कूल पर आक्रमण किया, बहुत सारे बच्चे मर गए। तो ऐसा होता है तो ईरान में ऑल्सो भी maybe they may also feel that we should attack civilian areas. It is possible, लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट है अभी। और इसका दुबई यूएई पे everybody is really bothered about UAE. कतर की तो आई थिंक बात ही नहीं हो रही, nobody is talking about कतर। पर सऊदी की भी इतनी बात नहीं, पर यूएई के लिए सब लोग, because maybe lot of Indians are there, rich Indians are there, तभी यूएई और दुबई की बात हो रही है। बाकी जगह में भी कतर और सऊदी में सारा लेबर क्लास और वो क्लास ज्यादा है। तो यूएई में कितना इफेक्ट हो रहा है इसका? एंड आर दे आल्सो हाइडिंग समथिंग, और विल इट बी टफ फॉर यूएई लाइक इन द कमिंग इयर्स? क्या होगा? इन्वेस्टमेंट्स रहेंगी? Yeah, the big question mark about UAE, right? अगर ये युद्ध चलता रहा, अगर पीस नहीं आता है जल्दी, then it is impossible for UAE's model to continue, financial model, क्योंकि लगातार युद्ध चल रहा है। Nobody wants to be in a war zone. अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाग गया, जितने भी लोग हैं जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट जेट्स लेकर भाग गए दुबई से।
तो जब तक ये वॉर चलता रहेगा तब तक ये फाइनेंशियल मॉडल सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है। ओवरऑल यूएई के ऊपर ज्यादा अटैक्स नहीं हुए हैं, जो अटैक्स हुए हैं वो यूएस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुए हैं। एक आध दो अटैक्स हुए दुबई एयरपोर्ट पे, शायद कुछ अबू धाबी में भी हुआ था एक आध दो अटैक्स। आई थिंक 1 or 2 पीपल डाइड इन दैट अनफॉर्चुनेटली। अगर हम कतर और बहरीन की बात करें, बहरीन के ऊपर बहुत हैवी अटैक्स हुए ऑन द अमेरिकन बेस। जी, मनामा के आसपास अमेरिकन फिफ्थ फ्लीट हेडक्वार्टर्स है, जो एक बहुत मेजर नेवल और मिलिट्री बेस है यूएस का। और इट इज पॉसिबल इट हैज बीन हिट वेरी हार्ड। हम जानते नहीं एग्जैक्टली कितना डैमेज हुआ है बिकॉज, बट लेकिन वहां पे जो जो THAAD रेडार्स है उनको नष्ट किया है ईरान ने, और काफी सारा डैमेज किया है पॉसिबली ईरान ने इसमें। तो इस समय जो गल्फ का जो मॉडल है, फाइनेंशियल मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल है इन नेशंस का, वो चल नहीं सकता अनलेस द वॉर एंड्स सून। So I think if this war lasts maybe a month or two or longer or even longer, big question mark over Dubai, etc. Big question mark. And what are your views on boots on the ground? You think America and Israel can do that? देखिए, great question, ma'am. Without boots on the ground, you can't win a war. कभी भी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि you can win a war from altitude. Okay, you can pound a nation into dust through altitude, but you can't change the political system and bring a new political system or regime without boots on the ground. कभी नहीं हुआ है। वियतनाम में अमेरिका ने ट्राई किया, बहुत जगह पर ट्राई किया, unless it is a small thing like Yugoslavia or whatever. तो boots on the ground के बिना regime change नहीं होने वाला है। अभी ट्रंप ने कहा है स्वयं कि मैं boots on the ground नहीं करने वाला हूँ। I don't want boots on the ground because it is a disaster. It's a suicidal thing. सद्दाम हुसैन ईरान के बिल्कुल बाजू में है। उसने 1980s में ट्राई किया था boots on the ground. He went into Iran 50 kilometers, then got bogged down for a decade. It was a disaster. Yeah. अमेरिका ने ये ट्राई किया। तो अगर आप ईरान की ज्योग्राफी देखेंगे, it is a fortress. हर जगह mountains है, and the mountains are like ringed. They ring the interior parts of Iran. Iran is like Afghanistan multiplied by 100. ओके, अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल ट्राई किया टू रू रेजिम चेंज, इवेंचुअली दे रिप्लेस तालिबान विद तालिबान। ओके, तो ईरान में ये करना इट इज सुइसाइडल। तो आई डोंट थिंक अमेरिका विल ट्राई बूट्स ऑन द ग्राउंड। अमेरिका विल ट्राई समथिंग एल्स। दे विल ट्राई प्रॉक्सी वॉरफेयर। जो कुर्दिश मिलिशियाज है, जिनको अमेरिका ने अलेजिडली बहुत बार बिट्रे किया है, दे में गिव देम सम मनी and pay some of their leaders off and have the Kurdish militias try to fight Iran. That can cause a civil war जैसा situation कर सकते हैं वो। दूसरा ऑल्टरनेटिव है आइसिस। सीरिया में आइसिस का राज है, अमेरिका ने आइसिस का टेररिस्ट को प्रेसिडेंट बनाया है। तो उसका जो मिलिशियाज है उनको वो थ्रू इराक डालकर मे बी दे कैन हैव देम इन्फिल्ट्रेटेड टू ईरान। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तीसरा पॉसिबिलिटी, अजरबैजान को यूज कीजिए। एक दो अटैक्स अजरबैजान में हुए हैं। अजरबैजान सप्लाइज अ लॉट ऑफ ऑयल टू इजराइल। तो अजरबैजान, तो नॉर्थ वेस्ट ईरान में जो टेरिटरी है उसको कहते हैं ईरानियन अजरबैजान, और वो टेरिटरी अजरबैजान नेशन से बड़ी है। तो मे बी दे कैन द अमेरिकन्स मे ट्राई टू क्रिएट अ सिचुएशन जब वेयर अजरबैजान वांट्स टू रीयूनाइट and fight against the Iranian invasion. तो ये सारे आप सिनेरियोस कर सकते हो, लेकिन इनको आपको अगर if you want to operationalize the scenarios and if you want the scenarios to succeed, it will take years, साल लगेंगे इसको. It will not happen eventually. I mean, immediately there is no guarantee of success. इतना कंफ्यूजन है इस एरिया में और इतनी बातें हैं यहाँ पे, मतलब एंडलेस है। तो मैं एक दो क्वेश्चंस और पूछ रहे थे आपसे। अमेरिका और इजराइल ने रियलाइज नहीं किया कि चलो वो तो इजराइल तो नेशनलिज्म और अपनी सर्वाइवल के लिए फाइट कर लेगा। अमेरिका के भी चलो सोल्जर्स हैं, नेशनलिज्म है, यहाँ पता है वो अमेरिका का तो है, दे हैव अ वॉर इकोनॉमी, तो वो अमेरिकन सोल्जर्स है। आर दे रियलाइजिंग दैट यहाँ पे ईरान जो है वो शिया को भी बचाने की कोई, और इतना ज्यादा रिलीजियसली इतना इंक्लाइंड है और इतना रिजिड है, उनसे लड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। आई फील लाइक पाकिस्तान को देख लो या इवन इंडिया में ऐसे हालात होते हैं कि जब ये रिलीजन के लिए कुछ भी करते हैं तो दे आर नॉट बॉदर, दे रेडी टू डाई एंड दिस थिंग। सो हैव दे रियलाइज्ड इट, इजराइल एंड अमेरिका की यहाँ पे तो रिलीजन के अगेंस्ट वॉर है। I hope they should realize it. देखिए, ईरान के जो लोग हैं, they are Sunnis, Shias, and they embrace martyrdom. उनका रिलीजन ही ऐसा है। They'll happily die, right? यूएस, देखिए तो सिचुएशन क्या है कि जो ईरान के लोग हैं, दे आर फाइटिंग फॉर देयर नेशन सर्वाइवल। यूएस इज फाइटिंग फॉर ऑयल। तो किसमें ज्यादा मोटिवेशन है?
American soldiers, will they be willing to give up their lives so that this oil Oh gets, yeah, you get more oil yeah, from this? Yeah, I yeah. don't know. I don't know about that. So motivation Iran में है ज़्यादा. Israel, obviously, Israel is also fighting for its survival, possibly now because of Iranian attacks. But if the war ends, then that will not happen, right? So I think motivation ईरान में सबसे ज़्यादा है और इजराइल में भी काफी काफी हद तक है. So I think hopefully there should be some off ramp and the war should end ideally. If the war ends, it will be an Iranian victory. Iran का objective क्या है? Survival. If Iran survives, it's a victory. यूएस का ऑब्जेक्टिव है रेजिम चेंज, फिर बाद में उन्होंने गोल्ड पोस्ट शिफ्ट किए, फिर कहा कि नहीं कुछ और करना है. वॉट एवर देयर ऑब्जेक्टिव्स आर मडल्ड, उनका क्लैरिटी नहीं है. So that's why the Americans, if they take walk out of the war, it sounds like a loss to them, and that will be bad for Donald Trump politically. Abhijit, my last question is, like, I was reading an article which said that Iran, Israel, and US war, the only winner will be Russia, and China has lot to lose. What do they mean? Because I did not understand. China is like a very powerful country, strong country. क्या होगा? Economically also they are doing very well. So how will China lose and Russia will be the winner in this war? One perspective is munitions. इस युद्ध में यूएस और उनके अलाइज बहुत सारा एम्यूनेशन और वेपन्स यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल ईरान ने बहुत बड़ा स्टॉक पाइल बना के रखा है बैलिस्टिक मिसाइल्स का और ड्रोन्स का. तो जब वो ड्रोन लॉन्च करते हैं या बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करते हैं तो यूएस अपने इंटरसेप्टर मिसाइल्स का उपयोग करता है और उनके पास लिमिटेड स्टॉक है इंटरसेप्टर मिसाइल्स का. इजराइल के पास भी इंटरसेप्टर मिसाइल्स, आयरन डोम के मिसाइल्स का लिमिटेड स्टॉक है. तो ये स्टॉक बहुत ज्यादा डिप्लीट हो रहा है एवरी सिंगल डे, क्योंकि एक मिसाइल, एक ड्रोन को आप इंटरसेप्ट करना है, आपको 3-4 शायद मिसाइल एक्सपेंड करने पड़ेंगे उसमें. दूसरी बात है, यूएस ने ईरान के ऊपर बहुत सारे स्ट्राइक्स किए विद टोमाहॉक मिसाइल्स. युद्ध के पहले 3 दिन में यूएस यूज्ड अप 20% ऑफ इट्स ग्लोबल स्टॉक ऑफ टोमाहॉक मिसाइल्स. तो यूएस के म्यूनिशंस बहुत कम हो रहे, डिप्लीट हो रहे हैं, और यूरोप के भी म्यूनिशंस बहुत डिप्लीट हो रहे हैं क्योंकि दे हैव यूज्ड देम अप इन द यूक्रेन वॉर. दे आर सपोर्टिंग यूक्रेन को सारा आर्म्स एम्यूनिशन भेज रहे हैं. तो अभी अगर ये सिचुएशन आता है कि यूएस के रिजर्व्स कम हो जाते हैं, यूरोप के भी तो ऑलरेडी कम हो गए हैं, देन इट इज एडवांटेज रशिया इन द यूक्रेन वॉर एंड इट इज एडवांटेज चाइना when it comes to China security situation. तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है रशिया और चाइना के लिए, एंड दैट विल विंडिकेट पुतिन्स लॉन्ग वॉर स्ट्रेटजी कि उन्होंने पूरा ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट बना के रखा है, वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू फिनिश द वॉर, यूक्रेन वॉर. ये एक चीज है. दूसरी बात है कि अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, then China can get a guaranteed supply of oil from Russia, but other nations will get Russian oil at a higher price. So once again, it is advantage Russia. Russia अचानक से बहुत ही geopolitically important nation बन गया क्योंकि रशियन ऑयल के बिना the world can't survive now because of the blockade of the Strait of Hormuz. So बहुत सारे ऐसे factors हैं. So, मैंने सोचा था वो last question होगा, but I found something very funny. I saw a video of UAE ex-ambassador to India said कि if Modi wants, he can just has to make one call to Netanyahu and one call to Iran, whoever is handling Iran thing, who's heading Iran thing. So they say, and the war will stop. Like, do they really think Modi is that powerful, or his word is that इतना मायने रखते हैं उनके words यहाँ? I hope so, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि मोदी जी इतना इजीली वॉर को खत्म कर पाएंगे. पुतिन जी भी ट्राई कर रहे हैं शायद. आई मीन एवरीबडी वांट्स द वॉर टू एंड होपफुली. लेकिन आई थिंक ये जो युद्ध है वो भारत का युद्ध नहीं है. इट इज आउट ऑफ आवर हैंड्स. हमें इससे बाहर ही रहना है. वी डोंट, if we can be a mediator and end the war, that is great. अगर दोनों साइड चाहती है तो that depends on whether they are willing or not. तो अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है तो इंडिया शुड प्ले दैट रोल. टॉकिंग टू यू, मेरे क्वेश्चन ही एंड नहीं हो रहे. हर क्वेश्चन मेरा लास्ट क्वेश्चन होता है. आपको लगता है पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व होगा और इंडिया कभी इन्वॉल्व हो सकती है अगर ये प्रोलॉन्ग किया? पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट कुछ तो होगा ऑलरेडी, क्योंकि ईरान का जो ईस्टर्न फ्लैंक है, ईस्टर्न बॉर्डर है, दैट इज पाकिस्तान, द टेम्पररी नेशन. और अमेरिका और पाकिस्तान इज यूएस एसेट. मोस्ट लाइकली अमेरिकन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की एयर स्पेस के ऊपर उड़ रहे हैं एंड कीपिंग एन आई ऑन ईरान. मे बी दे आर इवन अटैकिंग ईरान फ्रॉम देयर, इट्स पॉसिबल. अगर यूएस बेसिस वेस्ट एशिया में नष्ट होते हैं, यूएस विल हैव टू यूज चाबहार नहीं, ग्वादार पोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड कराची पोर्ट ऑफ पाकिस्तान फॉर सप्लाईज. In that case, पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है इन द वॉर. तो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट, और पाकिस्तान इस समय ऑलरेडी एक युद्ध लड़ रहा है अगेंस्ट अफगानिस्तान बिकॉज दे डिड ऑल दीस स्टूपिड थिंग्स इन अफगानिस्तान. तो पाकिस्तान का पॉसिबिलिटी है इस युद्ध में इन्वॉल्व होने में, इफ द वॉर लास्ट्स लॉन्गर, इफ इट कंटिन्यूज, डेफिनेटली. एंड भारत, आई होप वी स्टे आउट ऑफ इट कंप्लीटली.
थैंक्स सो मच अभिजीत। फिर से आऊंगी, आपको रिक्वेस्ट भेजूंगी एक इंटरव्यू जी, की, क्योंकि इतना कुछ हो रहा यू है। वेरी आप बता रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी वेलकम, थैंक यू।